गुलाबी नगरी, वो तो गुलाबी नगरी रंग से रंगवाई गई है, उसको तो जयपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? जयपुर। एक गुलाब नगरी है, गुलाब नगरी, इसमें अंतर है। गुलाब नगरी पुष्कर है भाई, पुष्कर कहाँ है? तो पुष्कर है अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। तो गुलाब नगरी पुष्कर और गुलाबी नगरी जयपुर। और पुष्कर है वहाँ पर, उसको गुलाब नगरी क्यों कहते हैं? वहाँ गुलाब की फूलों की सबसे ज़्यादा खेती होती है, ठीक है ना। गुलाब की खेती कहाँ होती है? तो उसका उत्तर होगा पुष्कर में। अगर यही बात करूँ मैं आपको, चैत्य गुलाब, चैत्य, इसको दसमक भी बोल देते हैं, दसमक, दसमक या चैत्य गुलाब। चैत्य का मतलब चैत महीने में जो ज़्यादा खेती होती है इसकी, चैत्य गुलाब की खेती कहाँ होती है? तो ये प्रश्न पूछा जा चुका अभी पहले भी, बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रहे। ये अपने खमनोर का नाम सुना होगा आपने, खमनोर, हल्दी घाटी, हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का ये तो आप खुद जानते हैं, राजसमंद में हुआ था ये, तो राजसमंद में है हल्दी घाटी या खमनोर, वहाँ पर चैत्य और दसमक गुलाब होता है। तो ये क्लियर समझ में आ गया होगा आपके। और इसके बाद में बात करते हैं अपने आगे की। तो आगे का जो एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण जो बार बार पूछते हैं वो बता देता हूँ आपको। ये स्याही भी बड़ी, इसमें केमिकल होता है तो ये चिपक जाती है, देखो ये मिटाने से भी नहीं मिट पाती। तो इस प्रकार से केमिकल की चीज़ें ना, हर्बल चीज़ें अलग होती हैं, केमिकल की चीज़ें अलग होती है, लेकिन मजबूरी होती है, इनका प्रयोग करना ही पड़ता है। अगर शौक से प्रयोग करें तो वो फिर साफ है ना, दिखाई नहीं देगा, इसमें साफ दिखाई देता है। तो एक प्रश्न अपने आता है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला केंद्र, देखना बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत बार आ चुका है। और अगर बात करें तो ये याद रखना ही पड़ेगा, मोस्ट प्रश्न है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला केंद्र, देखिए राष्ट्रीय है ना, राष्ट्रीय मतलब केंद्र सरकार का है, और ये है ना, ये कहाँ पर है? तो ये तबीजी, अजमेर में, अजमेर जिला है ना, वहाँ पर एक तबीजी है, ये ऑप्शन में आता है हमेशा कि तबीजी अजमेर क्यों प्रसिद्ध है? राष्ट्रीय बीजीय मसाला केंद्र, यानी बीज ना, मसाला वाले बीज हैं उन पर अनुसंधान होता है, ये बीज, ये मसाला केंद्र समझ में आ गया होगा आपको। और एक है राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि फार्म। तो कृषि फार्म की बात करूं तो ये सरकारी है, रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था, सोवियत संघ के सहयोग से, और ये श्रीगंगानगर में है। सूरतगढ़ का नाम सुना होगा आपने, सूरतगढ़, यानी राजस्थान का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि फार्म, फार्म की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए बीज ही तैयार किए जाते हैं, विशेषतौर पर किसानों के लिए अलग अलग खेती की जाती है, सभी जैसे गेहूँ, चावल, सब चीज़ों की खेती की जाती है, जितने मसाला वगैरह हैं। तो सूरतगढ़ में सबसे बड़ा कृषि फार्म है, और ये ध्यान रखना बड़ा मोस्ट है, कई बार पूछा जा चुका। किसके सहयोग से स्थापित हुआ? तो इसका उत्तर हो क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा अपने रूस के सहयोग से। और अब बात करेंगे अपने मतलब मृदा परीक्षण की। तो मिट्टी परीक्षण है ना, मृदा कहें तो मिट्टी, मृदा परीक्षण, देखिए मृदा परीक्षण है ये, अगर हम करवा लें तो उसके बाद में हमें मिट्टी की उत्पादन क्षमता का पता चल जाता है कि किसकी खेती करना उचित होती है इसमें। तो मृदा परीक्षण स्वास्थ्य कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड ये किसानों के बनाए जाते हैं भाई इसमें। तो उस कार्ड से कि मिट्टी की परीक्षण कर सकते हैं, जैसे एक खेत है, उस खेत में से 5 जगह से मिट्टी, बीच में से 4 कोनों में से आप मिट्टी उठा करके ले जाइए, मतलब 2 किलो लगभग, तो उसको ना मिट्टी का परीक्षण कर देते हैं। ये तो हर जिलों में है ये सुविधाएं। तो ये इसकी शुरुआत भारतीय अपने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, नरेंद्र मोदी अब भी हैं, नरेंद्र मोदी, उन्होंने शुरुआत की थी। और ये बात है वो क्योंकि अपने रैली की थी यहाँ पर ही उन्होंने आधे मतलब कहने का अर्थ है सभा की थी, उस सभा में घोषणा की थी। और वो बात है अपने 2015 की। तो 2015 से मृदा परीक्षण स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत हुई, यानी किसानों का मृदा परीक्षण स्वास्थ्य कार्ड बनना शुरू हो गया था। और ये श्री नरेंद्र मोदी ने इसकी उद्घाटन किया था 2015 से। और ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका उत्तर होगा सूरतगढ़। कहाँ से हुआ था? सूरतगढ़ में। आपको पता है सूरतगढ़ में सबसे बड़ा कृषि फार्म है, तो ये क्लियर समझ में आ गया होगा। और प्रधानमंत्री ने साथ में एक ध्यान रहे एक और भी अच्छा काम किया किसानों के लिए, और वो ये है, बता देता हूँ आपको अभी इसी में, फिर अगले पार्ट में बनाएंगे। वीडियो 30 से पार्ट में बनेगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, 3 या 4 पार्टों में बनना चाहिए था, लेकिन 3 में बना देते हैं इसको क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो वो है, अब देखिए अगला है प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना। एक ये प्रश्न जरूर महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री कई बार पूछा जाता है, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना। देखिए 2016 में शुरुआत की थी इसकी। ये पहले भी कृषि बीमा करवाते थे,
लेकिन उस समय ना ये कंपनी वाले पैसे देते नहीं थे और ये धोखा कर देते थे कई बार कि 50% से या 75% से ज़्यादा खराबा होना चाहिए फिर हम देंगे आपको। और अब है ना ये इस प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना 2016 में शुरू की है नरेंद्र मोदी ने, तो इसमें बहुत कुछ पेचीदगियाँ हैं वो दूर कर दी, किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर दिया। अब अगर थोड़ा सा भी खराबा हो गया तो तुरंत उसको 14 दिन के अंदर ही ये अर्थात 14-15 दिन के अंदर ये पैसे देने ही पड़ेंगे। तो अगर मान लीजिए ये काम करवाना है तो ये ऐसे फोकट में नहीं बनते। अगर कोई किसान है मान लीजिए और किसान है अपने खेत के जो फसल है उस कृषि है उसका बीमा करवाना चाहता है तो वो बीमा कैसे करवाएगा। देखिए मान लीजिए इसमें भी 2-3 प्रकार की फसलें होती है, एक तो रबी की होती है, ठीक है ना, एक होती है खरीफ की फसल होती है। और बताऊँ अभी आपको, रबी की वो होती है जो सर्दियों में होती है जैसे गेहूँ, जो चना यानी वो सब, और खरीफ की वो होती है जो अब है ना बाजरे के साथ होती है, बाजरा, मक्का, ज्वार, मूंग, मोठ वगैरह जो सब जानते हो। और फिर इसके बाद में एक होती है अपने जैसे नकदी फसलें हैं, नकदी यानी को व्यापारिक बोल सकते हैं, व्यापारिक, या कहें तो इसको हम बागानी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उद्यान बोल सकते हैं, उद्यानिक या बागानी, यानी पैसे कमाने के लिए की जाती है, ठीक है ना। ये जो तीसरी फसल, तो रबी की जो फसल है, खरीफ की फसल है, देखिए इसके बारे में बताता हूँ आपको। तो अगर आपको बीमा करवाना है तो बीमा करवाने के लिए रबी की फसल के लिए आपको 1.5% प्रीमियम देना पड़ेगा। 1.5% प्रीमियम, समझ आता हूँ आपको प्रीमियम क्या होता है। और इसके लिए खरीफ की फसल है, इसके लिए देना पड़ेगा 2% प्रीमियम, और इसके लिए देना पड़ेगा 5% प्रीमियम। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका, महत्वपूर्ण है। ये क्या होता है प्रीमियम? देखिए अगर मान लीजिए आपने रबी की खेती की है और उसमें गेहूं खेत कर दिया, एक खेत में गेहूं की बिजाई कर दी है और आपको पता है कि इसके मतलब हो सकता है कई बार क्या वो घड़े पड़ जाते हैं, ओले पड़ जाते हैं, या फिर पाला मार देता है, गेहूँ की फसल खराब हो जाती है, जो भी है प्राकृतिक आपदा के द्वारा। तो उससे बचने के लिए किसान क्या करता है कि जैसे मेरा खेत है, मान लीजिए 10 बीघा खेत है, ठीक है ना, और 10 बीघा में मान लीजिए अपने 100 कुंटल गेहूँ होने हैं। कितने होने हैं? 100 कुंटल गेहूँ होने हैं। और 100 कुंटल गेहूँ है, उसका पैसा आंक लीजिए आप 2000 के हिसाब से लगभग मान लीजिए अंदाजा। तो उस हिसाब से जो पैसे बनते हैं उस टोटल पैसे का हिसाब से 1.5%, अर्थात कहीं तो 100 बोरी हो रही हैं तो कहने का 1.5 बोरी पहले से ही, अर्थात 1.5 बोरी के पैसे पहले से किसको देने पड़ेंगे? उस कंपनी को देने पड़ेंगे। ये प्रीमियम होता है। फिर उसके बाद में कुछ सरकार देती है, तो जैसे तैसे करके ये किसान को सिर्फ 1.5 बोरी देनी पड़ती है 100 बोरियों की सुरक्षा के लिए। तो रबी की फसलों में, क्योंकि रबी की फसलें वैसे खराब नहीं होती इसलिए 1.5% है, कम प्रीमियम है, क्योंकि ये अपने क्या जैसे ट्यूबवेल से सिंचाई वगैरह करते हैं, कम चांस होते हैं खराब होने के, इसलिए यहाँ पर प्रीमियम क्या है? 1.5 है। अब खरीफ की फसल, खरीफ की फसल पूरी तरह वर्षा पर निर्भर होती है, और ये वर्षा जरूरी नहीं हो, कई बार अकाल पड़ जाता है यानी बिजाई करवा दे फिर खराब हो जाए, तो इसके लिए आपको पहले देने, जैसे मान लीजिए आपके खेत में 100 बोरी होनी है बाजरे की, तो आप पहले से 2 बोरी बाजरे के पैसे हम जमा करवाएंगे प्रीमियम यानी उस कंपनी के लिए। तो उस कंपनी फिर हमें अगर वो खराबा हो गया तो हमें वो पूरे पैसे लौटाएगी, ठीक है ना। तो कहने का 2% प्रीमियम है वो खरीफ की फसलों में। खरीफ की फसलों में ज़्यादा प्रीमियम क्यों देना पड़ता है हमें? क्योंकि ये खराब होने के चांस। नकदी व्यापारिक फसलें ये खराब तो कम चांस होती, कम होते हैं। कभी कभार जैसे मान लो कोई टिड्डी हमला कर दे, या फिर और मान लीजिए कोई ऐसा कोई कीड़ा वगैरह लग जाए तो भले ही खराब हो जाए, लेकिन फिर भी ना ये भी अगर करवाना चाहिए तो ये चीज़ सिर्फ पैसे कमाने के लिए की गई है। ये यानी ये इसका उद्देश्य सिर्फ यानी व्यापार बढ़ाना है। तो इसलिए यहाँ पर अगर 100 रुपये का लाभ हो रहा है, 100 रुपये का आम पैदा हो रहे हैं, तो उसको 5 रुपये के आम के पहले से ही किसको देने पड़ेंगे? कंपनी को देने पड़े, तब जाकर के उसको खराबे के बाद में सूचना करने के बाद में ये इस प्रकार से उसको बीमा, अर्थात बीमा कवर, अर्थात तो उसके जो क्षति हुई है वो पैसे मिल जाते हैं उसको, किसान को। इस प्रकार से आपके समझ में आ गया होगा। और अब हम आगे बात करेंगे रबी और खरीफ की फसलें कौन सी कहाँ होती है, क्या विशेषताएं उनकी, ये मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। सभी मेहनत करें और अच्छी तरह इसको पढ़ें। एक बार समझ में नहीं आया तो दूसरी बार पढ़ें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ हो। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।